अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में कैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को मैनेज किया जाता है और ये केस स्टडी स्पेसिफिकली किडी को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फार्माको स्टडी, ताकि आपको इस तरह के आने वाले मजीद केसेस जो है वो उनके बारे में अपडेट मिलती जाए। क्योंकि आज तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे पेशेंट के बारे में जो हेमोडायलिसिस का पेशेंट नहीं है, यानी वो डायलिसिस रिसीव नहीं कर रहा, लेकिन कमिंग अप जो केस है वो स्टडी किसकी है, हीमोडायलिसिस पेशेंट की। और पहली इससे पहले जो स्टडी थी वो ये थी कि आप किस तरह से जो है ना वो विटामिन्स की रिकमेंडेशन की कर सकते हैं अगर क्या जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का जो पेशेंट आता है वो उसको। क्योंकि बहुत ज़्यादा विटामिन्स को जो है मैंने पहले ही बताया कि समझा जाता है हार्मलेस, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं अगर उनको डोज़ेज़ के बगैर या ज़रूरत के बगैर लिया जाए, और यही केस हम देखेंगे आज आयरन डेफिशिएंसी में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने केस को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो केस है वो मिस्टर इमरान अहमद, जो कि 58 इयर्स ओल्ड मेल है। उनकी स्टेज 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और वो किस वजह से है कि काफ़ी अरसा उनको हाइपरटेंशन और डायबिटिस मेलाइटस रहा है और उसकी वजह से जो है उनको क्रॉनिक किडनी का भी मसला हो गया। अब वो आए हैं नेफ्रोलॉजी क्लिनिक में विद द फैटीग, पैलर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि एक बहुत कॉमन साइन्स है आयरन डेफिशिएंसी के ऑन एक्सर्शन। लेकिन अगर हम उनकी मेडिकेशन हिस्ट्री देखें तो हमें क्या पता चलता है? मेडिकेशन हिस्ट्री में हम बिल्कुल वही देखते हैं जो इनकी हमारे पास जो कंडीशंस है हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के एसोसिएटेड ही इनकी जो है वो मेडिकेशन जा रही है। अम्लोडिपिन है, मेटफॉर्मिन है, फ्यूरोसिमाइड है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है। क्योंकि इनको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है, वो हमें पता चल रहा है कि वो इसकी वजह से है। लेकिन अगर हम लोग इसका क्योंकि देखिए, जब आपको कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको ऐसी फटीज हो, पैलर हो, मतलब उसका पीलापन नज़र आ रहा हो कि वो बहुत पीला हुआ हुआ है, थका-थका है और उसको साँस चढ़ जाता है, ज़रा-सा काम करता है, तो ये साइन होते हैं एनीमिया के। तो उसको ऑफ़न जो है वो क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है लैब टेस्ट। तो यहाँ पर भी यही किया गया है, लैब टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया गया है। और लैब टेस्ट किस चीज़ का? ब्लड टेस्ट किया गया है। ये सीबीसी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये सीरम फेरेटिन रिपोर्ट है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि हीमोग्लोबिन अगर हम लोग इसका देखें तो हीमोग्लोबिन भी कम है, 8.9 मिलीग्राम है। हेमाटोक्रिट जो है पर परसेंटेज 27% है, जो कि ये इसकी रेफरेंसेस रेंज लिखी हुई है। सीरम फेरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरम फेरेटिन की जो वैल्यू है वो 75 माइक्रोग्राम पर लीटर है, जबकि जो इसकी रेफरेंस रेंज है वो 30 से 400 माइक्रोग्राम है। ठीक है, तो ये उसके अंदर तो फ़ॉल कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग ट्रांसफेरेटिन का लेवल देखें, तो ट्रांसफेरेटिन जो है ट्रांसफेरिन जो सैचुरेशन है टी सा सैट जिसको कहा जाता है, वो 18% जो कि बिलो है उससे। अगर हम लोग सीरम आयरन देखें तो सीरम आयरन भी कम है। अगर हम लोग टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखते हैं तो वो तो ठीक है, वो रेंज में आ रही है, लेकिन हमारे पास जो 4 पैरामीटर्स हैं वो रेंज से बाहर आ रहे हैं। और अगर हम लोग इसी तरह देखें, सीरम क्रेटिनिन जो है वो भी हमारे पास जो पेशेंट का वो बढ़ा हुआ है। ईजीएफआर भी जो है वो बहुत कम है और जिससे पता चल रहा है कि पेशेंट जो है वो स्टेज 4 किडनी डिजीज़ का पेशेंट है। सीरम अगर हम लोग विटामिन बी 12 देखें और फोलेट देखें इसका, तो इसका वो फोलेट और सीरम ये हमारे पास विटामिन बी 12 वो नॉर्मल है। इसका मतलब है कि इसको इनकी डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो अक्सर लोग इग्नोर कर लेते हैं, और वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि सीआरपी का लेवल, जो कि माइल्डली एलिवेटेड है। तो अब हमारे पास क्लिनिकल नोट्स क्या होंगे इसमें? जो हमारे पास क्लिनिकल नोट्स हैं वो हमारे पास ये है कि इसमें कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, पेशेंट को कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, उसने कोई ट्रांसफ्यूजन अभी तक नहीं ली और इवन वो डायलिसिस का पेशेंट भी नहीं है। सिम्पटम्स जो है वो अफ़ेक्ट कर रहे हैं उसकी डेली एक्टिविटी को, इसलिए अब ज़रूरत है कि हम लोग कोई इकदाम उठाएँ। तो क्वेश्चंस क्या होते हैं एक फार्मासिस्ट या फिर फिजिशियन के लिए? सबसे पहले यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो है वो मैं दूँगी यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन दीज़ फाइंडिंग किस तरह का एनीमिया जो है वो आपको इस पेशेंट में नज़र आया है? तो अगर आप जवाब जानते हैं तो फ़ौरन ही कमेंट में रिप्लाई करें, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ही देर में जो है वो आंसर्स भी बताने जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द एब्सोल्यूट वर्सेस फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी? अब क्या कुछ लोगों को आप में से पता है कि फंक्शनल और एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी का फ़र्क क्या होता है? या किसी ने जो है ये टर्म पहली दफ़ा सुना है? तो आज हम इसको भी डिस्क्लोज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द किडी को गाइडलाइंस, ये खास तौर पे जो है वो किडनी की जो मैनेजमेंट है ये गाइडलाइंस उसके लिए होती है। किस तरह का जो आयरन व्हाट आयरन थ्रेशोल्ड डिफाइन करता है आयरन डेफिशिएंसी को? इस तरह का जो आयरन थ्रेशोल्ड है, कितना आयरन थ्रेशोल्ड जो है, वो डिफाइन करेगा कि आयरन डेफिशिएंसी है। मतलब ये गाइडलाइंस हमें क्या बताती हैं कि किस पॉइंट पे हमें पता चलना चाहिए, पता चलता है कि आयरन डेफिशिएंसी हो गई है एक ऐसे पेशेंट में जिसको डायलिसिस रिसीव नहीं हो रही। और क्या हम इस पेशेंट में ओरल या आईवी आयरन को प्रेफर करेंगे? और अगर करेंगे तो किस फॉर्म का करेंगे और क्यों करेंगे? तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर मेन क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो है वो सारे ही फॉर्मुलेशन क्वेश्चन है कि हम लोग किस तरह से जो है वो केस को फॉर्मुलेट करेंगे, किस तरह से इसको असेस करेंगे, ठीक है? और मेन जो हमारा क्वेश्चन है हमारे पास ये है, ठीक है? इसके साथ और भी बहुत कुछ जो है वो आपको इस केस स्टडी में मिलने जा रहा है इन क्वेश्चंस के अलावा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से।
पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या पता चल रहा है कि किस तरह का एनीमिया है इस पेशेंट को? तो बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सिम्पटम्स ऑफ द पेशेंट लैब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि इनको क्या है पेशेंट को एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैंने वर्ड बोला एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? तो यहाँ पर हम लोग सिम्पटम्स देखने लगे हैं। तो ये जो सिम्पटम्स हैं वो बिल्कुल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। हमारे पास बेसिकली जो आयरन की जो डेफिशिएंसी की टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं। एक होता है एब्सोल्यूट जो जिसको आप समझे कि असल रियल जो आयरन डेफिशिएंसी है वाक़ई में और एक है हमारे पास फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जो सैट है यानी कि जो ट्रांसफेरिन जो सैचुरेशन लेवल है वो लेस दैन 20 होता है। इन इस लैब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सैचुरेशन लेवल जो है वो लेस दैन 20 ये तो हमारे पास ठीक है ये आ गया। और फेरेटिन लेवल भी जो है लेस दैन 100 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है इन नॉन डायलिसिस पेशेंट और फेरेटिन लेवल जो है वो लेस दैन 200 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है इन हेमोडायलिसिस पेशेंट। तो अगर हम लोग अपने यहाँ पर पेशेंट की रिपोर्ट देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो फेरेटिन का लेवल है वो लेस देन जो है वो हमारे पास 100 माइक्रोग्राम ही है फेरेटिन लेवल। लेकिन हमारे पास जो ट्रांसफेरिन और साथ में हमारे पास ट्रांसफेरिन का लेवल भी जो है वो लेस देन 18% ही है मतलब लेस देन 20% है। ठीक है तो हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास 18% आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो पेशेंट भी जो है वो हीमोडायलिसिस का नहीं है। तो एग्जैक्टली जो है वो कंडीशन जो है वो बैठ रही है किस पे एब्सोल्यूट पे। लेकिन अगर हम लोग फंक्शनल की भी देख लें एक दफा रिक्वायरमेंट तो टी सैट यानी कि हमारे पास जो ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन है वो लेस देन 20% ही है, ठीक है? तो वहाँ पर तो सेम आ रहा है हमारे पास। लेकिन जो ट्रांसफेरिन है वो 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होता है नॉन डायलिसिस सीकेडी के पेशेंट में। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास और जो अगर जो हीमोडायलिसिस का पेशेंट है तो और उसके लिए उसमें क्या होगा 200 माइक्रोग्राम से ज़्यादा जो है वो फेरेटिन होगा। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर यही देखें अपनी केस स्टडी तो हमारे पास जो ट्रांसफेरिन का जो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन है वो तो ठीक है, वो तो दोनों में सेम आ रहा है। लेकिन जो मेन रिकॉग्निशन जो हमें पता चलेगी, डिफरेंशिएशन जो हमें पता चलेगा वो होगा फेरेटिन लेवल से। अगर तो ये फेरेटिन लेवल 100 से कम है और ये 20 से कम है, तो हमारे पास क्या होगी एब्सोल्यूट और अगर ये सीरम फेरेटिन जो है हमारे पास 200 या 100 से ज़्यादा है, ठीक है? नॉन हीमोडायलिसिस पेशेंट में और अगर 200 से ज़्यादा है हीमोडायलिसिस पेशेंट में, तो हमारे पास क्या होगा कि ये पेशेंट को जो है फंक्शनल है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये तो हमें लैब वैल्यूज़ लेकिन इनमें रियल डिफरेंस क्या है? असल में हमें ये एब्सोल्यूट बताता है कि असल जो ट्रू आयरन डेफिशिएंसी है उसको हमें बताता है कि वाक़ई में पेशेंट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी हुई हुई है। बेशक वो क्रॉनिक ब्लड लॉस की वज़ह से हुई हो, डायलिसिस की वज़ह से हुई हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है उस जीआई की ब्लीडिंग है उस वजह से या फिर पुअर एब्ज़ॉर्प्शन है उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी हुई हो सकती है। तो आयरन डेफिशिएंसी के यहाँ पर हमें किस वजह से पता चल गया कि कॉज़ेज़ क्या है, मेन कॉज़ क्या है? कि या तो इनएडेक्वेट इनटेक है या फिर जो है वो क्रॉनिक ब्लड लॉस है। और क्रॉनिक ब्लड लॉस किस वजह से है? डायलिसिस की वजह से भी हो सकता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से भी पुअर एब्ज़ॉर्प्शन भी हो सकता है। तो हमारे पास 3 कॉज़ेज़ हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी के यानी कि वाक़ई ही पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है। लेकिन जो फंक्शनल क्या है कि आयरन तो है बॉडी के अंदर लेकिन वो काम नहीं सही कर रहा। आयरन स्टोर आर एडिक्वेट लेकिन आयरन मोबिलाइजेशन इम्पेयर्ड हुई है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से एंड हाई लेवल ऑफ हेप्सिडिन व्हिच ब्लॉक करते हैं आयरन रिलीज फ्रॉम द स्टोरेज साइट्स एंड द रिड्यूस करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को भी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जब पेशेंट में जो है किसी में भी इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड जो है हेप्सिडिन लेवल वो इंक्रीज हो जाता है। अब हेप्सिडिन क्या करता है? हेप्सिडिन 2 काम करता है। एक वो ये काम करता है कि जो आयरन को उसकी स्टोरेज साइड से जो है वो रिलीज़ नहीं होने देता और दूसरा इसकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन भी कम करता है। ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ रिपोर्ट से हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारे पास जो है पेशेंट में इन्फ्लेमेशन है। तो रिपोर्ट से हमें इस तरह पता चलता है कि जब सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो लेवल है वो एलिवेटेड हो, सीआरपी का लेवल एलिवेटेड हो, तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। और ये क्योंकि माइल्डली एलिवेटेड है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? इन्फ्लेमेशन तो है, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सीआरपी का लेवल ज़्यादा है, ठीक है? तो हो सकता है कि जो है वो इन्फ्लेमेशन हो, लेकिन हमने जो वैल्यूज़ पे रहना है, वो वैल्यूज़ कौन-सी होंगी हमारे पास? ये टी-सैट की और जो सीरम फेरेटिन की, उसकी बेस पे हम लोग जो है वो आगे देंगे। लेकिन कौन-सा जो है वो हमारे पास जो है वो फॉर्म होगी ओरल या आईवी, वो हम डिसाइड करेंगे फिर इस सीआरपी के बेस पे, ठीक है? अब यहाँ पर जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है, डॉक्टर या फार्मासिस्ट को मैं एक दफ़ा क्लियर दोबारा कर देती हूँ। हमारे पास हम लोगों जब डिसाइड करने लगते हैं कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी किस टाइप की है, एब्सोल्यूट है या फिर फंक्शनल है,
वो हम बेस करते हैं इन 2 पैरामीटर्स की बेसिस पे, डिसाइड करते हैं इन 2 पैरामीटर की बेसिस पे फेरेटिन की लेवल और ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन की बेसिस पे। और ये जो सीआरपी है वो हमें इंडिकेट करवाती है कि जो है ना पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। ठीक है? अब बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि यहाँ पर जो है पेशेंट को फंक्शनल ही जो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन भी हुई होती है। ठीक है? तो ये चीज़ जो कब हम फिर यूज़ करेंगे, हम लोगों ने क्योंकि डिसीजन के लिए तो हम लोग बस ये 2 पैरामीटर्स देख रहे हैं, लेकिन ये जो सीआरपी का जो है पैरामीटर, जो इन्फ्लेमेशन, ये हमें उस वक़्त हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोगों ने देना होगा फॉर्म, कि किस तरह की आयरन की हम लोगों ने फॉर्म देनी है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि हम लोग जब देख रहे हैं कि हेप्सिडिन का लेवल बढ़ा हुआ है और मैंने आपको बताया कि वो ओरल आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने देगा, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ऐसे पेशेंट को ओरल आयरन देने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये हमारे पास अब पेशेंट, मैं थोड़ी-सी पिक्चर इसमें क्लियर कर दूँ। अब यहाँ तक हमें पता चला कि पेशेंट जो है उसमें आयरन डेफिशिएंसी है। टाइप कौन-सी हमें पता चली है कि इसके अंदर एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी है, क्योंकि फेरेटिन लेवल वाक़ई ही 100 से भी कम है। ये ऑल्दो इस रेंज में है, लेकिन हमारे पास 100 से कम है। अभी मैं हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे पेशेंट में जो है वो हम आयरन डेफिशिएंसी को जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, जबकि ये इसके वैल्यूज़ के अंदर जा रहा है। और तीसरी बात हम ये डिसाइड कर रहे हैं, देखेंगे कि हम लोग जो है, ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे पेशेंट जो आयरन डेफिशिएंसी का पेशेंट है उसको हम लोग आयरन सप्लीमेंट देंगे। लेकिन क्योंकि सीआरपी ज़्यादा है तो हेप्सिडिन का लेवल ज़्यादा है, और अगर हेप्सिडिन ज़्यादा है तो ओरल आयरन देने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको एक तरह से 4th क्वेश्चन का भी आंसर की थोड़ी-सी हिंट दे दी है, लेकिन पहले हम लोग 3rd क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कीड़ीगो गाइडलाइंस, व्हाट आयरन थ्रेशोल्ड डिफाइन करता है आयरन डेफिशिएंसी को इन नॉन डायलिसिस सीकेडी पेशेंट्स, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कीड़ीगो गाइडलाइंस हमें आयरन थ्रेशोल्ड के बारे में क्या बताती हैं, जो नॉन डायलिसिस पेशेंट है लेकिन सीकेडी का है। इन द पीपल विद द एनीमिया एंड सीकेडी, मतलब एनीमिया भी है एक कंडीशन, दूसरा उसमें सीकेडी भी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है, और चौथी बात ये तीसरी बात ये कि ये रिसीव नहीं कर रहा कोई भी डायलिसिस, या फिर ठीक है, या फिर क्या हुई, पेरिटोनियल डायलिसिस वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो नॉन डायलिसिस पेशेंट है उनमें साथ में जो है उन्होंने जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उनको भी साथ में कर दिया। उन्होंने ही ये जो है वो हमें रिकमेंडेशन दी है कि अगर फेरेटिन लेवल 100 माइक्रोग्राम से कम है, या फिर 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम है, या फिर 100 नैनोग्राम पर एमएल से कम है, और ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन जो है, जिसको टी-सैट कहा जाता है, लेस देन 40% है, और या फिर जो है फेरेटिन लेवल तो 100 नैनोग्राम से ज़्यादा है, या फिर हम कहते हैं कि 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा है लेकिन 300 से कम है, और टी-सैट का जो है वो लेवल लेस देन 25 है। ठीक है? तो ये दोनों कंडीशन में आप देखें कि टी-सैट यहाँ पर 40% है, यहाँ पर 25% है। अगर यहाँ पर हम लोग 100 से 300 लिमिट दे रहे हैं, तब भी जो टी-सैट की जो वैल्यू है वो लेस देन 25 है, तो फिर ऐसे पेशेंट को हम लोग अनाउंस करेंगे कि उसको जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है। ठीक है? अब जो है वो आगे किस तरह की आयरन डेफिशिएंसी है, किस टाइप की आयरन डेफिशिएंसी है, वो हमने ऊपर देख चुके हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग देखने लगे हैं कि वुड ओरल या फिर आईवी आयरन प्रेफर्ड होगा इस केस में, और क्यों? किडनी गाइडलाइंस के लिहाज से जो नॉन डायलिसिस पेशेंट है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, और जो रिसीव कर रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि या तो कोई डायलिसिस नहीं या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस रिसीव कर रहे हैं। इन पीपल विद द एनीमिया, या एनीमिया भी हो, साथ सीकेडी भी हो, और डायलिसिस ना रिसीव कर रहे हों, जिसमें आयरन जो है वो इनिशिएट किया जाएगा, वो ओरल भी किया जा सकता है और आईवी भी किया जा सकता है, ठीक है? मतलब एक ऐसा पेशेंट जो रिसीव नहीं कर रहा हीमोडायलिसिस, आप उसको ओरल भी दे सकते हो और आईवी भी दे सकते हो। अब हमें इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें छूट मिल गई कि हम उसको ओरल भी दे सकते हैं, लेकिन और आईवी भी दे सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। और वो दूसरी बात ये कहते हैं कि जो मैंने रेड से मेहरून से हाइलाइट किया हुआ है ना, ये सारी गाइडलाइंस हैं, और ये इनका रेफरेंस भी जो है वो नीचे मेंशन है, ठीक है? तो यहाँ ये आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी तरह से जो है ना इसको पढ़ लेना है। ठीक है? अगर जो है वो दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर ओरल आयरन से फ़ायदा ना हो, आपने कितना-सा वेट करना है, 1 से 3 महीना आपने थोड़ा-सा वेट करना है ओरल आयरन को देकर। अगर ओरल आयरन से फ़ायदा ना हो तो आप स्विच कर सकते हैं इंट्रावेनस में। ठीक है? अब एज़ पर अबव गाइडलाइन हम लोग ओरल भी यूज़ कर सकते हैं और आईवी भी यूज़ कर सकते हैं। सो बिफोर डिसाइडिंग कि हम लोग ओरल देंगे या आईवी देंगे, हम एक दफ़ा देख लेते हैं ओरल और आईवी में फ़र्क क्या है। अगर हम लोग इफ़ेक्ट देखें एचबी लेवल, फेरेटिन लेवल और टी-सैट में, तो ओरल आयरन का जो इफ़ेक्ट है वो स्लो होता है, और ये टेबल भी मैं आपको बता दूँ कि ये इन्हीं की वेबसाइट से ही लिया गया है, ठीक है? स्लोवर इंक्रीज़ होता है एचबी लेवल में, फेरेटिन में और टी-सैट में, अगर ओरल आयरन दे रहे हो, और आईवी अगर आप दे रहे हो तो वो ज़्यादा रैपिड होगा। अगर हम लोग बात करें कि ये जो इरेथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग एजेंट जो दिए जाते हैं, इरेथ्रोपोएटिन वगैरह जो दिया जाता है, इनके इफ़ेक्ट पे क्या इस्तेमाल है? तो ओरल आयरन जो है वो डिले करता है और रिड्यूस कर देता है इसका इस्तेमाल, ठीक है? और जो आईवी आयरन है, ये पॉसिबली फास्टर जो है वो इम्प्रूवमेंट लाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ठीक है?
साइड इफ़ेक्ट की अगर हम लोग बात करें और फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी की बात करें, ठीक है? साइड इफ़ेक्ट की फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी की बात करें तो ओरल आयरन जो है वो मोर फ्रीक्वेंट है लेकिन लेस सेवेयर है। ओरल आयरन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पेशेंट को जो है वो फेस करने पड़ते हैं लेकिन वो इतने सेवेयर नहीं होते। लेकिन आईवी आयरन की बात करें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम होते हैं लेकिन अगर होंगे तो वो बहुत ज़्यादा सेवेयर होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं कौन-कौन से? तो साइड इफ़ेक्ट इसमें आ जाता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन ये बहुत कॉमन है ओरल आयरन के साथ। अगर सच सिम्पटम्स हम कहते हैं एग्ज़िस्ट करते हैं एट द बेसलाइन, आईवी आयरन जो है वो प्रेफ़र किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग बेसलाइन चेक कर रहे हैं और पेशेंट में पहले से ही सिम्पटम्स हैं, तो फिर उसको आईवी आयरन की तरफ लेके जाया जाएगा, ठीक है? या फिर किसी ऐसे आयरन की तरफ अगर हम लोग ओरल दे रहे हैं, तो किसी ऐसे आयरन की तरफ जिसमें जो है ना ये साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। अगर हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास हाइपोटेंशन, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा कि ख़ास तौर पे अगर पेशेंट को कोई एलर्जिक हिस्ट्री है, तो फिर उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाइपोटेंशन एंड इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर हम लोग इसमें मज़ीद देखें तो जो ओरल आयरन होते हैं, वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, जो आईवी आयरन है, वो मोर एक्सपेंसिव होते हैं। कन्वीनियंस की बात करें तो और ज़ाहिर बात है टैबलेट, कैप्सूल या सिरप पेशेंट खुद ले सकता है। यहाँ पर जो है आईवी लेने के लिए ट्रेन्ड स्टाफ की ज़रूरत है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो पेशेंट के लिए बहुत सूटेबल है कि वो आराम से ख़ास तौर पे जो पेशेंट चल फिर नहीं सकते या मोबिलिटी इश्यू है, उनको इंजेक्शन लेने के लिए जो है वो ख़ास तौर पे जाना पड़ता है किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओरल आयरन के लिए आईवी के लिए ज़रूरत पड़ती है। वास्कुलर एक्सेस की देने नहीं पड़ती यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कि प्रिज़र्व हो जाती हैं आपकी वेन्स और जो पेशेंट की वेन्स हैं वो प्रिज़र्व हो जाती हैं, उनको जो है वो नीडल वगैरह अटैच नहीं करते, तो वो बिल्कुल सही रहती हैं। हीमोडायलिसिस की कभी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो वो दिया जा सकता है ईज़िली, वेन्स जो है वो अपनी सही कंडीशन में होती हैं। लेकिन ये इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ को। अडहेरेंस जो है पेशेंट इनकंसिस्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो उसने खुद लेना होता है, पेशेंट अक्सर केयरलेसनेस कर देते हैं और दूसरी बात ये होती है कि अडेयरस साइड इफ़ेक्ट की वज़ह से भी जो है वो कम हो जाती है और यहाँ पर जो है क्योंकि एक कोई ना कोई सुपरवाइज़ कर रहा होता है तो फिर अडेयरेंस ज़रा ज़्यादा हो जाती है। एब्ज़ॉर्प्शन देखें, अगर इंटेस्टाइनल एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो तो अवॉइड करना चाहिए और ये अगर हम कहते हैं कि एब्ज़ॉर्प्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हम इन सब फैक्टर्स को देखते हुए कि क्या-क्या यहाँ पर फ़ायदे हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है? हमें आईवी के फ़ायदे भी नज़र आ रहे हैं, ओरल के फ़ायदे ज़रा कम है लेकिन इसमें कन्वीनियंस ज़रा ज़्यादा है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम लोग इन फैक्टर्स को देखते हुए सिर्फ़ इन पे हम लोग फैसला नहीं करेंगे, हम लोग सी रिएक्टिव प्रोटीन का देखेंगे। सीआरपी का लेवल जो है वो इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन है और इन्फ्लेमेशन अगर है तो हेपेरिन का लेवल भी ज़्यादा है और हेपेरिन का लेवल अगर ज़्यादा है तो फिर क्या पेशेंट को है ओरल आयरन का कोई फ़ायदा नहीं होगा या फिर इनएडिक्वेट एब्ज़ॉर्प्शन होगी। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है तो हम लोग आईवी आयरन की तरफ जो है वो इस पेशेंट को लेके जाएँगे। अब इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कीड़ीगो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर पेशेंट जो है वो सीकेडी का है और अगर वो उसको आयरन दिया जा रहा है तो ये फिर बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है कि हम लोग टेस्ट करें हीमोग्लोबिन भी, फेरेटिन बी एंड टी-सैट भी हर 3 महीने अगर वो पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है या फिर वो पेरिटोनियल डायलिसिस पे है। तो वो फिर हर 3 महीने जो है वो टेस्ट करवाएगा और अगर वो डायलिसिस करवा रहा है क्योंकि नेक्स्ट केस जो है वो हमारा डायलिसिस पे आना है, तो अभी से आप लोग डायलिसिस की थोड़ी-सी ग्रिप ले लें, ताकि जब नेक्स्ट केस जो है वो सॉल्व करें तब आपको साथ-साथ जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझ आ रही हो। ठीक है? तो यहाँ पर जो है जो हीमोडायलिसिस का पेशेंट है उसको हर महीने करवाना पड़ेगा। सो आफ्टर इनिशिएटिंग आयरन सप्लीमेंट बेशक वो ओरल हो या फिर आईवी हो। यहाँ पर उन्होंने ओरल आईवी की नहीं गाइडलाइन दी। उन्होंने कहा अगर आप आयरन दे रहे हैं तो आपने हर बार चेक करवाना है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हम लोग आईवी दे रहे हैं तो हम लोगों ने और पेशेंट जो है वो डायलिसिस नहीं करवा रहा तो हमने हर 3 महीने उसका ये टेस्ट करवाने हैं। ठीक है? तो आफ्टर इनिशिएटिंग आयरन सप्लीमेंट वेदर ओरल हमने ये सारे टेस्ट करवाने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एंड पे जो है वो बता दिया है आपको कि ओरल और आईवी आयरन के जो है वो फ़ॉर्मूलेशंस में क्या-क्या मतलब क्योंकि ओरल आयरन की भी जो है वो फ़ॉर्मूलेशंस डिफरेंट आती है और इसपे मैंने बाकायदा एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है। कि अगर आप इवन नॉर्मल पेशेंट को भी आयरन सप्लीमेंट रिकमेंड करें, तो अब इतनी ज़्यादा जो है वो फ़ॉर्मूलेशंस जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, कि अक्सर फार्मासिस्ट, फिज़िशियन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सी जो है फ़ॉर्मूलेशन किस टाइप की फ़ॉर्मूलेशन जो है वो दी जाए, आयरन सुक्रोज़ दिया जाए, फेरस ग्लूकोनेट दिया जाए, फेरस सल्फेट दिया जाए, आयरन बिसग्लाइसिनेट दिया जाए, कौन-सा आयरन जो है वो आखिर पेशेंट को देना चाहिए। तो इस पे पूरा लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, साथ में जो है वो इसमें आर्टिकल भी लिखा हुआ है, जो लोग रेफरेंस के तौर पे आर्टिकल यूज़ करना चाहते हैं, आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो वो। अच्छा यहाँ पर जो है ये इन गाइडलाइंस के पेज से ही ये मैंने यहाँ से लिया है ये भी ये जो है ना यहाँ पर इंट्रावेनस आयरन फॉर्मुलेशन और इनके दरमियान डिफरेंस, इनकी क्या एलिमेंटल आयरन कितना जो है वो अवेलेबल है, आयरन सुक्रोज़ के आप देखते हैं इंजेक्शन आ रहे हैं, कार्बोक्सी माल्टोज़ के बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस आते हैं। तो इनमें जो है आयरन का कंटेंट कितना है, ठीक है ना? इनकी मैक्सिमम डोज़ेज़ कितनी है, मिनिमम इन्फ्यूजन टाइम क्या है, मिनिमम इंजेक्शन टाइम क्या है और की कंसिडरेशन क्या-क्या होंगी।
जब भी इनिशिएट करवाना है। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा prescriptiontracker.com पे ये सारी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ओरल आयरन के बारे में भी इन्होंने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये खास तौर पे जो है इन्होंने जो है मेंशन किया। साथ में मैंने भी जो है यहाँ पर आप लोग पैरेक्स सिट्रेट को जो है वो क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे जो है वो पहुँच जाएँगे, जहाँ पर मैंने बाकायदा क्लिनिकल कंपैरिज़न लिखा हुआ है यहाँ पर सारा। इन सारी जो जितनी टाइप्स हैं, इन सब के बारे में जो है वो लिखा हुआ है, नीचे पूरी डिटेल्स है। तो आप लोग पढ़ें जाएँ, इनको पढ़िएगा लाज़मी, ताकि आपको आइडिया हो सके, ठीक है? इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सीकेडी पेशेंट रिसीविंग डायलिसिस। अगर वो डायलिसिस रिसीव कर रहा है, तो फिर हम लोग थोड़ी-सी गाइडलाइंस मज़ीद पढ़ लेते हैं, ठीक है? इट इज़ बिलीव्ड दैट मैनी पेशेंट जिनमें सीकेडी जो है वो स्टेज 5 होती है, वो प्रेफ़र करते हैं आईवी आयरन, ठीक है ना? ये ज़्यादातर देखा गया है, ये मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड बात है कि वो आईवी आयरन को ही प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उनके डायलिसिस के दौरान ही आईवी आयरन जो है वो साथ-साथ वो लगा देते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हमारे को गाइडलाइंस क्या मिलती हैं कि इन पीपल विद एनीमिया एंड सीकेडी इन्फॉर्म आयरन थेरेपी इज़ बीइंग इनिशिएटेड, मतलब जो सीकेडी स्टेज 5 के हैं और हीमोडायलिसिस उनकी हो रही है, तो वहाँ पर किडी को गाइडलाइन भी सजेस्ट करती है इंट्रावेनस आयरन ही। ठीक है? मतलब देखा भी यही गया कि आईवी आयरन प्रेफ़र करते हैं पेशेंट्स, और ये जो हमारे को गाइडलाइंस हैं वो भी यही सजेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा आयरन थेरेपी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सजेस्ट की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर को यहाँ पर स्किप ना कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए, क्योंकि हमने आईवी आयरन पेशेंट को रिकमेंड करा है, तो हमें मज़ीद गाइडलाइंस जो हमें किडी को गाइडलाइंस देती हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट जिनमें सबसे पहले हम लोग ओरल या आईवी ओरल आयरन को जो है वो चूज़ करने लगे हैं, तो जो चॉइस होगी, यानी कि ये जो टेबल बना हुआ है कि फेरिसिट्रेट जाएगा, फेरिग्लूकोनेट, ये किसकी बेसिस पे जाएगा, मतलब क्या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलती है कि किस बेसिस पे हमें चॉइस करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी कंपैरिज़न बनाया है। अब यहाँ पर जो है वो हमें गाइडलाइंस क्या बता रही हैं, वो कंपैरिज़न ख़ैर जो मैंने बनाया वो जनरल है, वो ख़ास तौर पे किडनी पेशेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन बीच में मेंशन ज़रूर किया गया कि अगर कोई स्टमक पेशेंट है या जीआईटी का जिसको मसला है, उसके लिए कौन-सी अच्छी है, कौन-सी बुरी है, ये चीज़ें मतलब बताई गई हैं उसमें। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि जो फ़ॉर्मूलेशन एंड द डोज़िंग शेड्यूल जो है वो गाइडेड होगा, एक तो कॉस्ट पे, ठीक है ना? क्योंकि पेशेंट की जो है वो कितनी वो हैसियत है उस हिसाब से होगा। दूसरा, उसकी अपनी प्रेफ़रेंस क्या है, उसकी टॉलरेबिलिटी क्या है, और उस फ़ॉर्मूलेशन की एफ़िकेसी क्या है। और इसी तरह इंट्रावेनस में भी सिलेक्ट करते हुए हम लोग यही चीज़ें देखेंगे, यानी कि क्योंकि डिफरेंट तरह की इंट्रावेनस आती हैं फ़ॉर्मूलेशन, तो हम लोग इन सब सब चीज़ों को इनमें से कोई एक सिलेक्ट करते वक़्त हम लोग इंडिविजुअल की देखेंगे कि वो इतना अफ़ोर्ड कर सकता है कि नहीं, उसकी प्रेफ़रेंस क्या है, और जो रिकमेंडेड डोज़िंग शेड्यूल है उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? कि वो उस हिसाब से जो है वो पेशेंट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और वो इतना टाइम कर सकता है अफ़ोर्ड या नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है कि जब भी कभी आप पेशेंट को सीकेडी का पेशेंट है और आप उसको आयरन दे रहे हैं, तो आप लोग जो अगर उसको कोई भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम जो है वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन अगर उसको हो जाता है, तो आप उसका आयरन सप्लीमेंट जो है वो टेम्परेरीली सस्पेंड करेंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है कि अगर आपको आयरन जो आप आईवी आयरन आपने स्टार्ट किया, तो अब आप रोकोगे कब? ठीक है ना? अगर एक पेशेंट को जो है वो रीज़नेबल होता है, इट इज़ रीज़नेबल टू विथहोल्ड आयरन, हम कहते हैं कि ये रीज़नेबल होगा पेशेंट को कब, अगर आप एक पेशेंट को आयरन दे रहे हो, ट्रीट कर रहे हो आयरन से, तो वो ये रीज़नेबल है कि आप उसको विथहोल्ड कर दो अगर फेरेटिन लेवल 700 नैनोग्राम या फिर 700 माइक्रोग्राम, 700 नैनोग्राम पर एमएल है, या फिर 700 माइक्रोग्राम पर लीटर है, इससे ज़्यादा हो गया है, या फिर टी-सैट का लेवल 40% से ज़्यादा हो गया, तो उस वक़्त आप लोगों ने इसको रोक देना है, जो आयरन सप्लीमेंट आप लोगों ने किसी तरह का नहीं देना। इसके अलावा अगर एक पेशेंट जो है आप आईवी आयरन देते हो, अक्सर लोग उसके अंदर जो है ना वो देते हैं, अक्सर जो है वो देते हैं एंटीहिस्टामिन डालते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड डालते हैं, डेक्सामेथासोन बहुत ज़्यादा डाला जाता है आयरन की ड्रिप में। तो हमारे पास किडी को गाइडलाइंस क्या कहती हैं, इंट्रावेनस आयरन शुड बी एडमिनिस्टर्ड इफ देयर इज़ शुड ओनली बी एडमिनिस्टर्ड इफ देयर इज़ कंपैटिबिलिटी टू मैनेज। अगर यहाँ पर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पर ये जिस जिस सिस्टम पे भी जो है, जिस हॉस्पिटल जिस सेटअप पे ये लग रहा है इंजेक्शन, अगर वो कैपेबल है कि वो मैनेज कर सके सेंसिटिविटी रिडक्शन, तो फिर ही इंट्रावेनस दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी के हमने देखा इसके चांसेस हैं। साथ में जो है इंट्रावेनस जो डोज़ेज़ हैं आयरन की, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम जो डोज़ेज़ बताई गई हैं इंट्रावेनस की यहाँ पर, कि मैक्सिमम डोज़ेज़ कितनी है, सिंगल डोज़, मैक्सिमम सिंगल डोज़ कितनी देनी है, इससे एक्सीड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, पेशेंट को। इंट्रावेनस डोज़ेज़ उसके बाद आ जाता है प्री ट्रीटमेंट, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से दिया जाता है, ये एंटीहिस्टामाइन वो रूटीनली नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाती है टेस्ट डोज़ ऑफ द इंट्रावेनस आयरन भी यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि लैक ऑफ द रिस्पॉन्स, इतना रिस्पॉन्स नहीं आता, बिकॉज़ लैक ऑफ द रिस्पॉन्स डज़ नॉट प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ सेंसिटिविटी, क्योंकि रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता, जिस वजह से हाइपर सेंसिटिविटी का पता नहीं चलता। तो टेस्ट डोज़ देने का यूजुअली कोई फ़ायदा नहीं होता, यहाँ पे ये बताते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप लोग जो है वो किस तरह से मैनेज करते हैं। आई होप आपको समझ आई हो। कुछ बेसिक पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एक पेशेंट जो आपके पास जो है
सीकेडी का आता है, उसकी लैब रिपोर्ट को आपको किस तरह से देखना चाहिए, सीरम फेरेटिन का लेवल जो है वो क्या देखना चाहिए, ट्रांसफेरेंट का लेवल जो टी सैट क्या सैचुरेशन है ये देखना चाहिए, फिर आपको डिसाइड करना चाहिए इसमें एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी है या फिर इसमें वो है फंक्शनल, फिर आपको देखना चाहिए कि इसके अंदर जो है सीआरपी का लेवल क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें देख के फिर आईवी और ओरल के दरमियान कब आपने किस तरह से सिलेक्शन करनी है और जो ओरल की क्या-क्या फॉर्मुलेशंस है और आईवी की क्या-क्या फॉर्मुलेशंस है और जब आप लोग आईवी दें तो आप लोग क्या-क्या ध्यान रखना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं जानते कि क्या किस तरह से मैनेज किया जाता है विटामिन्स को। तो विटामिन्स के बारे में भी सारा लेक्चर जो है वो उसके एंड पे मैंने ये अवेलेबल है, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और ये इस वेबसाइट पे भी एम्बेड किया गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल को खुद पढ़ना चाहें तो prescriptioncracker.com पे जाएँ और जाके इसको पढ़ें। साथ में जो है फ्री स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाएँगे और मज़ीद केस स्टडीज़ जो हैं वो आपको डिज़ीज़ डायलॉग में जाएँगे आपको मिल जाएँगी। साथ में ये केस स्टडी भी है हीमोडायलिसिस के पेशेंट की, ये चाहे तो अभी खुद पे जाके भी पढ़ सकते हैं, वरना इस पे वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है? तो आप लोग मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।